हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और इस बुक को सामने देख कर के आप समझ गए होंगे कि मैं हाज़िर हो गई हूँ रिवीज़न करने के लिए। और तो अपनी दोस्त सदफ़ का प्यार कबूल करें और स्टार्ट करते हैं आज का रिवीज़न। आपके साथ मैं भी करती हूँ, थोड़ी बहुत रिवीज़न हो जाती है। आज थोड़ी लेट हो गई थी, आज कुछ काम था ज़्यादा, तो सोने से पहले चलिए कुछ रिवाइज़ कर लिया जाए। लिमिटेड टाइम पीरियड है हमारे पास और इसी टाइम पीरियड में हमें अपना जितना भी सिलेबस है उसको कवर करना है। इस समय मैं लेकर हाजिर हूँ ये बुक, और ये बुक है परीक्षा का। इसका पैटर्न है, देख लीजिए। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव एवं बहुवैकल्पिक होंगे, कल्पीय होंगे और विषय होगा सामान्य अध्ययन। प्रश्नों की संख्या हमारे साथ होगी 150 और कुल अंक 150 और घंटे हमें मिलेंगे 2 घंटे मिलेंगे। और ये है पेपर 2 की 150 अंक के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड है। और ये जो गाइड है ये है स्पार्क पब्लिकेशन की ये बुक है, स्पार्क पब्लिकेशन। और इस बुक की भी जो वैल्यू है, इस बुक की कीमत जो है वो मैं बता देती हूँ आपको। इस बुक की कीमत जो है वो कहीं आसपास में दिया होगा। हाँ, इस बुक की कीमत जो है वो 400 है और डिस्काउंट पे आप अपने बुक स्टॉल से ले सकते हैं। अच्छी बुक है ये एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। इसमें बहुत सारे मॉडल सेट पेपर्स दिए हुए हैं और सामान्य अध्ययन में इसमें सामाजिक विज्ञान, सामान्य जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल एवं पर्यावरण है। पूरी जो सिलेबस हमारी अभी आई है उससे इसमें कवर किया गया है, तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सही, लेकिन हमें इसको रेगुलर टच करते रहना है, ताकि अगर इसमें से 1, 2, 4, 5 कोई भी क्वेश्चन टच हो गए हमारे पेपर में तो समझ लीजिए हमारी बल्ले हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन। और रिवीजन के लिए हमने इस टॉपिक को आज के लिए चुना है और वो है, यहाँ देखिए, वो है आज की टॉपिक है जो परीक्षा उपयोगी स्मरणीय तथ्य। तो आइए रिवाइज करते हैं आज भी आपके साथ, मैं भी करती हूँ। कृषि गुरु किनका उपनाम है? कृषि गुरु किनका उपनाम है? रविंद्रनाथ टैगोर का। बिहार पहाड़ किस देश में स्थित है? रोमानिया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय पास हुआ था? लॉर्ड कैनिंग। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में कब की गई थी? 1916। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेसियों के लिए खद्दर पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? गुवाहाटी 1926 ईस्वी में। और मीना बाजार लगाने वाले की प्रथा को किस मुगल बादशाह ने आरंभ किया था? अकबर ने। किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था? समुद्रगुप्त को। और भारत से बिहार किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वप्रथम हुआ था? श्रीलंका में। और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। आइए देखते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत के प्रमुख जलप्रपात जोग या गरसोपा कहाँ है? शरावती नदी में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर। येना जलप्रपात कहाँ है? महाबलेश्वर के समीप, नर्मदा में। 183 मीटर उसकी हाइट है। और शिवम समुद्रम जो है कावेरी नदी में ये है और इसकी जो ऊंचाई है 90 मीटर है। गोकक जलप्रपात जो है डैम कहाँ है? कृष्णा की सहायक गोकक, 55 मीटर ऊंचाई है। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी। और चूलिया जलप्रपात चंबल नदी में है, 18 मीटर। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी में है और 12 मीटर। बिहार जलप्रपात नर्मदा नदी में और 10 मीटर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी में 10 मीटर। और हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी में है और इसकी भी हाइट नहीं दी हुई है। यानी कि पाया कारा जलप्रपात और हुंडरू जलप्रपात का जो ऊंचाई है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और ये होगी हमारी आज की ये जो परीक्षा उपयोगी स्मरणीय तथ्य में जो हमने कुछ रिवाइज किया। कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, तो आइए। ये देखिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट है, इसमें एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये उपकरण और कार्य, किसका क्या काम होता है? अल मीटर
अल्टीमीटर, ये क्या करते हैं, उड़ते विमान की ऊंचाई की माप के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और अमीटर का विद्युत धारा की माप के लिए। ऑडियोमीटर क्या काम करती है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए काम में आती है। और एनीमोमीटर किस काम के लिए होता है, हवा की शक्ति तथा गति मापने के लिए। और बैरोमीटर वायु दाब मापने के लिए। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए। मैनोमीटर गैस के दाब मापने के लिए। और रेडियोमीटर विकिरण की माप के लिए। और सेस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापी यंत्र। टेक्टोमीटर वायुयान तथा मोटार की गति के लिए। और क्रेस्कोग्राफ पौधे में वृद्धि के माप के लिए। और पेस मेकर जो होता है वो हृदय स्पंदन में उपयुक्त होता है। तो इतना आज जाना, आगे फिर कल या जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम इसके आगे याद करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं कुछ और पढ़ लेते हैं। और पढ़ने के लिए हम इस बुक से, ये है आपकी बिहार दृष्टि बुक है, इनकी ये बुक है पब्लिकेशन की समग्र अवलोकन। इसका 3rd एडिशन में रिवाइज करी, 4th एडिशन मार्केट में आ चुका है, आप ले सकते हैं। पर अभी इसमें जो चीज़ है वो हम पढ़ना बेहतर समझते हैं, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी हैं। तो आइए कुछ रिवाइज कर लेते हैं इससे। एक सेकंड मैं निकाल लेती हूँ, जहाँ हम पढ़ रहे थे वहाँ पहुँचते हैं, और नहीं तो फिर किसी और पॉइंट को पढ़ लेंगे जब तक। मिल गया, ये चैप्टर नंबर 14। ये हम पढ़ रहे थे राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए देखते हैं इसमें कुछ खास। बिहार विधान परिषद, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार उड़ीसा विधान परिषद का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 7 फरवरी 1921 को हुआ था। इसका उद्घाटन संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था, परंतु इसके पूर्व इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1891 और 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के तहत विधान परिषद की स्थापना हो चुकी थी। और 7 फरवरी 1921 को जब बिहार उड़ीसा विधान परिषद अस्तित्व में आई तो सर जो है वाल्ट मूर प्रथम सभापति मनोनीत हुए। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए अलग विधान परिषद गठन किए जाने का आदेश हुआ। और वर्ष 1938 में विधान परिषद अपने वर्तमान भवन में काम करने लगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारे बिहार के लिए। और भी कुछ देख लेते हैं थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। रिवीजन आप अपनी कंटिन्यू रखिए, रिवीजन के बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रिवीजन ही होने से हमें पुरानी चीज़ें जो याद आ जाती हैं। आइए थोड़ा देखते हैं आज जलवायु एवं मृदा, क्लाइमेट एंड सोयल। भूमिका इसकी क्या है, इंट्रोडक्शन। किसी भी स्थान के वातावरण की दीर्घकालिक स्थिति जलवायु कहलाती है। जी अच्छा। बिहार की जलवायु में भी अन्य राज्यों की तरह क्षेत्रीय विविधता दिखाई देती है, और एक ही समय में बिहार के कुछ क्षेत्र जल प्लावित हो रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ सूखा का प्रकोप रहता है। इसी प्रकार विविधता जलवायु जो है वो निर्धारित होती है, जिसका स्पष्ट प्रभाव यहाँ की मृदा पर भी पड़ता है। और यहाँ हम आते हैं इसकी क्लाइमेट पर। बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अपने अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अगर आपसे पूछे कि आप जहाँ रहते हैं जिस राज्य में, वहाँ की आपकी जलवायु कैसी है, तो आपको याद हो जाना चाहिए और आप ये सही टिक करके आएंगे। यहाँ की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं। इसके पूर्वी भाग में आर्द्र एवं पश्चिमी भाग में आर्द्र शुष्क जलवायु होते हैं। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग CWG तथा दक्षिण भाग AW जलवायु के अंतर्गत आता है। और बिहार की जलवायु को हिमालय की अवस्थित कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी से उनकी निकटता, ग्रीष्मकालीन तूफान का दक्षिण पश्चिम
मानसून की क्रियाशीलता जैसे कारक प्रभावित होते हैं। तो हमने जाना ये आज इतना इंट्रोडक्शन इसका जलवायु का, और फिर हम इसको आगे रिवाइज करेंगे। डियर फ्रेंड्स, और इन्वायरमेंट से हमने एक जो इंग्लिश मीडियम की बुक है, ये जो प्राइमरी टीचर्स के लिए है, प्राइमरी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम बीपीएससी, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से हमने इसको लिया है। और आइए इससे कुछ पॉइंट टच करते हैं। ये है आपका साइंस एंड इन्वायरमेंट। साइंस इन्वायरमेंट का ये चैप्टर नंबर 1 है। अभी तक हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास, पॉलिटी यही सब पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ हम आज से ऐड करते हैं साइंस भी। तो आइए कुछ यूनिट्स देखते हैं, अगर इससे कुछ क्वेश्चंस आ गए, और ये सीटेट वगैरह में भी फिर इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारा दोनों काम आसानी होगा, बीपीएससी भी और सीटेट भी। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये चैप्टर है इसके, और इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि अगर इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आते हैं तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आइए रिवाइज करते हैं। यूनिट इज दैट फिजिकली क्वांटिटी विच एक्सप्रेस द लेंथ, मास एंड टाइम। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स विच आर कॉमनली यूज्ड एज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। दीज आर मेट्रिक सिस्टम, GGS सिस्टम ऑफ यूनिट और FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। आज जानते हैं इन तीनों को कि ये मेट्रिक सिस्टम यूनिट क्या होता है, MKS। इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट M स्टैंड फॉर मीटर, अच्छा, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। मीटर एज यूनिट ऑफ लेंथ, ओके, किलोग्राम एज यूनिट ऑफ मास, ओके, एंड सेकेंड इज यूनिट ऑफ टाइम। CGS system of unit. In this system, C stand for C stand for centimeter, G stand for gram, and S for second. Committee in the unit of length, gram is in the unit of mass, and second is the time of time. And next, FPS system of unit. In this system of unit, F stand for foot, P stand for pound, and S stand for second. Foot is the unit of the length, pound is the unit of the mass, second is the unit of the time. तो ये हुआ आज फिजिक्स के लिए हमने यूनिट चैप्टर को, इसका जो मेन यूनिट्स और मेजरमेंट की जो डिफिनेशन थे उसको हमने पढ़े, और हम थोड़ा थोड़ा करके इसको कवर करेंगे। तो ये हो गई आज की क्लास, और कुछ और पढ़ने के लिए हम देखते हैं क्या पढ़ सकते हैं हम इसके साथ साथ। हिंदी में हमने बॉटनी वगैरह पढ़ी थी और पर्यायवाची हम पढ़ रहे थे। कुछ और देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये है जो अब हिंदी में हमारे लिए है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। अगर इस बुक में दिया है सिलेबस है ये बीपीएससी का, तो ज़रूर आ सकता है। देखिए, ये है साहित्य, और इसमें है ये आदिकाल है। हेमचंद्र अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता थे। आदिकाल का नाम हाजिर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। खड़ी बोली कौरवी बोली का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गया है, और जो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें इससे नॉलेज भी होगा। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के शैर सेनी के उत्तर रूप में हुआ था, और श्रवकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है, और गया सप्तशी की रचना प्राकृत भाषा में हुई है, और ब्रज भाषा का उद्भव शेर सैनी के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। चंद्रबरदाई कृत्य, पृथ्वीराज रासो के श्रृंगार और वीर रस का समावेश है। आदिकाल में धर्म से संबंधित पुस्तकों का सृजन मुख्यतः अपभ्रंश भाषा में मिलता था। तो ये हो गया आज का ये साहित्य का टॉपिक। हम इसको रेगुलर पढ़ेंगे ताकि हमें आगे से ज़्यादा इसकी जानकारी मालूम हो। अगर एग्ज़ाम में 1, 4, 5 कोई भी क्वेश्चन आ गए तो हम उसको कवर कर सकेंगे। देखिए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तो इन, और ये है आपका आधुनिक काल, तो इसलिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और दीजिए इजाज़त।
और पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो भी अवेलेबल होगा उसको हम ज़रूर पढ़ेंगे और आपके लिए शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।